हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ, जो कि है वर्ब एंड इट्स टाइप। वर्ब के बिना किसी भी लैंग्वेज को सीखना कभी भी आसान नहीं होता, हालांकि सीखा ही नहीं जा सकता क्योंकि जो क्रिया है, क्रिया माने जो वर्ब है, उसके बिना कोई भी सेंटेंस पूरा हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो क्रिया होती है यानी कि वर्ब होती है, ये काफी तरह की होती हैं, इसकी काफी सारी टाइप्स होती हैं। इस वीडियो में आगे जाकर मैं सभी तरह के टाइप्स, जो इंपॉर्टेंट टाइप्स होंगे, वो डिस्कस करने वाली हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करे शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज वर्ब? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ब? In English language, verb plays very important role. It is one of the most essential part of the speech. यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्ब होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ द स्पीच, यानी कि जो हम स्पीच, जो भी चीज बोल रहे हैं, जो उस स्पीच का पार्ट है, ये उसमें से सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है स्पीच का वर्ब। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन करें। वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और स्टेट, यानी कि जो वर्ब होती है, जो क्रिया होती है, वो क्या करती है? वो शो करती है किसी एक्शन को या फिर किसी भी स्टेट को। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दो वर्ब्स होती हैं, एक्शन वर्ब और स्टैटिक वर्ब्स। और भी बहुत सारी वर्ब्स होती हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे वन बाय वन। ठीक है, अभी हम टाइप्स ऑफ वर्ब करते, कितने तरह की होती हैं वर्ब्स। यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब्स सिखाने वाली हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्शन वर्ब, सेकंड इज स्टेट वर्ब, थर्ड इज ट्रांजिटिव वर्ब, फोर्थ इज इंट्रांजिटिव वर्ब, fifth is irregular verb, then auxiliary verb, then modal verb, then phrasal verb और the last one is regular verb। ये टोटल मिलाकर 9 टाइप्स हो चुकी हैं। अभी हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में इन सभी पार्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम करते हैं वर्ब्स की सभी तरह की टाइप्स वन बाय वन। हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ वर्ब है एक्शन वर्ब। क्या होती हैं ये एक्शन वर्ब्स? An action verb describes what someone is doing or what the subject of a sentence is doing। यानी कि एक्शन वर्ब वो वर्ब होती है जो कि डिस्क्राइब करती है कि कोई इंसान क्या कर रहा है या फिर सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, यानी कि एक्शन को डिस्क्राइब करती है। इसका हम एग्जाम्पल करते हैं, रोहन वॉक्स एट द फायर स्टेशन, यानी कि जो रोहन है वो फायर स्टेशन के ऊपर काम करता है। ये क्या है? ये है हमारा एक्शन वर्ब्स। रिहाना डांस ब्यूटीफुली एट द पार्टी, यानी कि जो रिहाना है उसने बहुत ही सुंदरता पूर्वक डांस पार्टी में करा। ठीक है, कि एक्शन वर्ब क्या है? डांस्ड। नेक्स्ट सेंटेंस में वी ईट हेल्दी फूड। ईट क्या है? ईट यानी कि खाना खाना, वो भी हमारा क्या है? एक्शन है, और इसको भी हम क्या बोलेंगे? एक्शन वर्ब बोलेंगे। अभी हम हमारे सेकंड टाइप ऑफ वर्ब करते हैं जो कि है स्टेट या फिर स्टैटिक वर्ब। ठीक है, इट इज अ वर्ब दैट डिस्क्राइब्स अ स्टेट, कंडीशन और परसेप्शन, यानी कि ऐसी वर्ब जो कि किसी स्टेट को, कंडीशन को या फिर परसेप्शन को डिस्क्राइब करती हो, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक या फिर स्टेट वर्ब। एग्जाम्पल करते हैं, मान लो कोई थॉट है या फिर किसी का ओपिनियन है। फॉर एग्जाम्पल, आई बिलीव, आई थॉट, आई नो, आई अग्री। तो ये सब हमारे क्या है? ये क्या है? स्टेट ऑफ माइंड है। इसको हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक वर्ब बोलेंगे। नेक्स्ट है इमोशंस। जब भी आप इमोशंस एक्सप्रेस करते हो तो वो भी क्या है? किसी इंसान की स्टेट है। ठीक है, आई नीड यू, आई विश, आई लव, आई वॉन्ट। ठीक है, मैं चाहता हूं, मैं प्यार करता हूं, मेरी ये इच्छा है, मुझे जरूरत है तुम्हारी। तो ये सारी चीजें क्या है? ये इमोशंस हैं। ये भी क्या है? स्टैटिक वर्ब्स है। नेक्स्ट है सेंसेस, यानी कि आई सॉ, आई हर्ड,
I felt, I appear, smell। तो ये सब भी हमारी क्या है, सेंसेस हैं। जैसे कि मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने फील करा। अपीयर भी होता है किसी चीज का दिखना, अपीयरेंस। स्मेल करा, तो ये सारी चीजें क्या है, हमारी सेंसेस से जुड़ी हुई हैं, हमारी 5 इंद्रियों से जुड़ी हुई हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक वर्ब बोलेंगे। अभी हम स्टैटिक वर्ब की नेक्स्ट टाइप करते हैं, जो कि है पोजेशन और प्रोफेशन या फिर पोजीशन। इन सब को डिस्क्राइब करने वाली भी स्टैटिक वर्ब्स होती हैं। पोजेशन में क्या है, हैज, हैव, हैड, यानी कि जो किसी की पोजेशन को बताते हो, ठीक है, कि ये चीज उस बंदे की है, उसका अधिकार है इसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी है। आई हैव अ टॉय, मेरे पास खिलौना है। तो ये क्या है, ये पोजेशन बता रही है कि आप उस पर्टिकुलर चीज के क्या हो, अधिकारी हो। बिलोंगिंग्स हो गई या फिर पोजेशन हो गई, ये भी क्या है, स्टैटिक वर्ब्स में ही आती हैं, ठीक है। ये बेसिकली हम टेंसेस में यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोफेशन और पोजीशन। जब भी हम किसी के प्रोफेशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं या फिर किसी की पार्टिकुलर पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक वर्ब बोलेंगे। वह भी क्या है, स्टैटिक वर्ब भी कहलाएगी। आई एम अ इंग्लिश टीचर, यानी कि मैं इंग्लिश का अध्यापक हूं, ठीक है। नेक्स्ट, ही इज HR ऑफ द कंपनी, यानी कि वह कंपनी का HR है। तो ये क्या है, पोजीशन को बता रही है, ये भी पोजीशन को बता रही है, ठीक है। तो इस तरह की वर्ब्स को भी हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे स्टैटिक वर्ब, यानी कि एम और इज, ठीक है। तो ये भी स्टेट बता रही हैं वर्ब की। आइए फ्रेंड्स, अब हम वर्ब की नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं। इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ब्स होती हैं, ठीक है। इट इज अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन, यानी कि ये वह वर्ब होती है जिसको की ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है एक्शन रिसीव करने के लिए, ठीक है। जो भी काम हो रहा है, उस वो जो काम है किसके ऊपर हो रहा है या किसके द्वारा हो रहा है, तो उसके लिए इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, इसके बिना ये वर्ब काम नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, रीना गिव्स अ गिफ्ट, यानी कि रीना ने उपहार दिया। अगर हम अ गिफ्ट यानी कि इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इसको हटा दें और सिर्फ इतनी बात करें, रीना गिफ्ट्स, तो यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हो रहा है, रीना ने क्या दिया, रीना गिफ्ट क्या दिया। तो वो जो क्वेश्चन का आंसर है अ गिफ्ट, यानी कि इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, तो वो बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम इस तरीके की वर्ब्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, रोहन एट एन एप्पल। मान लो अगर हम इतना ही रखें, इस ऑब्जेक्ट को हम हटा दें और इतना रखे रोहन एट, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन अराइज हो रहा है, रोहन एट, रोहन ने क्या खाया, एन एप्पल। आप समझ सकते हैं कि इस तरह की वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की कितनी जरूरत है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बिना इस तरह की वर्ब्स सेंटेंस की सेंस पूरा नहीं कर सकती। इसलिए इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिना ऑब्जेक्ट के इस वर्ब को यूज करने का कोई मतलब नहीं बनता। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हेट यू। तो यहाँ पर जो है आई हेट, अगर हम यू हटा दे, ऑब्जेक्ट हटा दे, आई हेट, तो इसका भी कोई मतलब नहीं बनता कि मैं नफरत किससे करता हूं, नहीं करता हूं, ठीक है। तो वो जो हमारा है वो हमारा ऑब्जेक्ट का पार्ट है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है टू रिसीव द एक्शन, एक्शन रिसीव करने के लिए, ठीक है, कि क्या एक्शन हो रहा है उसके लिए उनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। अभी हम हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ब करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। ये इस ट्रांजिटिव वर्ब का बिल्कुल ऑपोजिट वर्ब है। The verb used without an object is called an intransitive verb, यानी कि वह verb जो कि ऑब्जेक्ट के बिना यूज करी जाती है उसको हम बोलते हैं intransitive verb। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज सिट, यहाँ पर वर्ब क्या है, वर्ब हमारी है सिट।
यहाँ पर क्या वर्ब है, ही क्राइड, ये है क्राइड हमारी वर्ब। ही लाफ्ड, यहाँ पर क्या है, लाफ्ड है हमारी वर्ब, ठीक है। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स है। एक चीज नोटिस करी, प्लीज सिट, आप बैठ जाओ, हमने ये तो नहीं बोला आप चेयर पे बैठ जाओ या फिर आप कहीं और बैठ जाओ, हमने इतना बोला प्लीज सिट। तो इसमें जो सेंटेंस की सेंस है वो कंप्लीट हो रही है, तो इसमें हमें आगे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। हम चाहें तो सेंटेंस को बढ़ा सकते हैं, बट सेंटेंस बिना ऑब्जेक्ट के भी अपनी सेंस कंप्लीट कर रहा है। यही हमें सिखाती है इंट्रांजिटिव वर्ब। ही क्राइड, वह रोया, ही लाफ्ड, वह हंसा। तो यहाँ पर क्या है, जो सेंटेंस की सेंस है वो बिना ऑब्जेक्ट के क्या है, कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी जरूरत नहीं है, बट इस वाली वर्ब में ऑब्जेक्ट की जरूरत क्या है, मस्ट हैव है। इसमें बिना ऑब्जेक्ट के काम नहीं चलेगा, बट इसमें ऑब्जेक्ट के बिना काम चल जाएगा। आई होप कि आपको ये दोनों तरह की जो वर्ब्स हैं, दोनों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो अब हम करने वाले हैं वर्ब्स की कुछ नेक्स्ट मोस्ट इंटरेस्टिंग टाइप्स के बारे में। हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ब है रेगुलर वर्ब। किस तरह की होती हैं ये वर्ब्स, आइए देखते हैं। इट फॉलोज अ कॉमन पैटर्न ऑफ कंजुगेशन। द past tense of a regular verb is formed by adding an ed or d to the root verb and the past participle form of the verb in the same as its past form। यानी कि ये वो वर्ब्स होती हैं जो कॉमन पैटर्न ऑफ कंजुगेशन फॉलो करती हैं। यानी कि ये जो इनका पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो सेम रहता है, ठीक है। द पास्ट टेंस ऑफ अ रेगुलर वर्ब, जो पास्ट टेंस होता है किसी रेगुलर वर्ब का, वो कैसे बनता है, बाय एडिंग ed और या फिर सिंपली d टू द रूट वर्ब एंड द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब इज द सेम एज इट्स पास्ट फॉर्म। यानी कि जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो पास्ट फॉर्म से बिल्कुल मेल खाती है, यानी कि मिलती जुलती है। देखते हैं फॉर एग्जांपल, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, पैक, पैक्ड, पैक्ड। तो जो बेस फॉर्म है, जो रूट फॉर्म है, ठीक है, वो क्या है, आगे जाकर उसकी जो पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स जो चेंज हो रही हैं वो सेम पैटर्न फॉलो कर रही हैं, तो इसीलिए इनको रेगुलर वर्ब कहा जाता है, ठीक है। अब हम करते हैं इर्रेगुलर वर्ब। ये किस तरह की होती हैं, अ वर्ब दैट डज नॉट फॉलो अ कॉमन पैटर्न ऑफ कंजुगेशन। यानी कि वह वर्ब जो कि कंजुगेशन का कॉमन पैटर्न फॉलो ना करे। जैसे कि इसमें हुआ था, रेगुलर वर्ब में क्या था, वॉक, 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 पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोथ वर सेम, बट इसमें क्या है, चेंज हो रही हैं, गो, वेंट, गॉन। तो इसमें बेस फॉर्म अलग है, पास्ट फॉर्म अलग है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अलग है, गो, वेंट, गॉन, बी, वॉज, बीन, do, did, done, write, wrote, written, break, broke, broken। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब में क्या डिफरेंस है। ये सेम पैटर्न फॉलो करती हैं चेंज होते टाइम, बट ये सेम पैटर्न फॉलो नहीं करती जब रूट वर्ब के बाद उसका पास्ट फॉर्म या फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हम बदलते हैं तो ये सेम रहती हैं, ठीक है। ये देखिए, पास्ट फॉर्म सेम है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम है, बट इसमें क्या है, चेंज है, गो, वेंट, गॉन। तो यही डिफरेंस है इन दोनों तरह की वर्ब्स में। आइए फ्रेंड्स, अब हम करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ब विच इज नोन एज ऑक्सिलरी वर्ब। इस वर्ब की डेफिनेशन करते हैं। दीज वर्ब्स आर यूज्ड टू सपोर्ट द मेन वर्ब टू शो टेंस और टू फॉर्म क्वेश्चंस। यानी कि ये वो वर्ब्स होती हैं जिनको कि मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए यूज करा जाता है और ये टेंस को शो करती हैं या फिर ये क्वेश्चंस बनाने में हेल्प करती हैं। एग्जांपल करते हैं। सबसे पहले हम 3 मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ब्स के बारे में जानते हैं, हैव, डू और बी। बी is, am, are, was, were, been, being। do में है do, does, did। have में है has, have और had। अभी हम इन ऑक्सिलरी वर्ब्स को सेंटेंसेस में यूज करके देखेंगे कि ये कैसे अपना रोल प्ले करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वॉचिंग द मूवी। तो
एम क्या है? एम हमारी है ऑक्सिलरी वर्ब और ये टेंस को शो कर रही है। कौन से टेंस को? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को। आई एम वॉचिंग द मूवी, मैं फिल्म देख रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है वी आर गोइंग टू दुबई। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है ये भी। आर हमारी क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है और गोइंग क्या है? हमारी मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है? यूज होती है। नेक्स्ट क्या है? आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, यानी कि मैं सुबह से लेकर तुम्हारा वेट कर रहा हूं। तो ये हमारा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो हैव बीन जब यूज हुआ तो ये क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। तो इसकी मदद से हमें पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो इस तरह से हम ऑक्सिलरी वर्ब्स को डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज करते हैं। और टेंसेस के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ऑक्सिलरी वर्ब्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको इग्नोर नहीं करा जा सकता क्योंकि टेंसेस में ये हर हाल में यूज होती है। अब हम करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ब विच इज नोन एज मॉडल वर्ब्स। ये क्या होती हैं? These verbs are a type of auxiliary verbs, यानी कि ये भी एक तरह की helping verbs ही होती हैं। auxiliary verbs भी हमारी helping verbs थी और ये भी हमारी helping verbs ही होती हैं। ठीक है, which express ability, permission, possibility और obligation, यानी कि ये वो वर्ब्स हैं जो कि किसी की एबिलिटी या फिर परमिशन या फिर पॉसिबिलिटी या फिर ऑब्लिगेशन को क्या करती हैं? एक्सप्रेस करती हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एबिलिटी, तो एबिलिटी में आप कौन सी जो मॉडल वर्ब्स हैं वो यूज करेंगे? वो है कैन और कुड। आई कैन हेल्प यू, यानी कि ये आपकी एबिलिटी है कि आप उसकी हेल्प कर सकते हो, कि मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ। या फिर अगर हम कुड की बात करें, कुड यू पास मी द सॉल्ट, तो वो भी उस बंदे की एबिलिटी है कि क्या आप सॉल्ट मेरे तक पास कर देंगे। ठीक है, अगर आपको परमिशन लेनी है तो आपको कौन सी वर्ब्स यूज करनी है? वो है कैन, मे और कुड। कैन और मे तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली मॉडल वर्ब एज अ मॉडल वर्ब यूज होंगी जब आप परमिशन ले रहे हो, बट आप कुड भी यूज कर सकते हो जब आपको थोड़ा पोलाइट वे में किसी से कोई चीज पूछनी है, आपको कोई परमिशन लेनी है, तो आप कुड का यूज कर सकते हो। कैन को कैसे यूज करोगे? कैन आई ओपन द विंडो, क्या मैं विंडो ओपन कर सकता हूँ। मे आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूं। तो ये दोनों वर्ब्स क्या है? परमिशन के लिए हमने यूज करी। अब हम हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ब करते हैं जो कि हम पॉसिबिलिटी को जानने के लिए यूज करते हैं। किसी चीज के होने की क्या संभावना है, उसके लिए तीन वर्ब्स यूज होती हैं, मे, माइट और कुड। फॉर एग्जाम्पल, मे आई यूज योर पेन, हमने किसी को बोला कि क्या मैं तुम्हारा पेन यूज कर सकता हूं, तो सामने वाला बंदा हाँ भी कह सकता है और ना भी कह सकता है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है? वीक है, काफी कम पॉसिबिलिटी है। यू माइट लाइक दिस बुक, किसी को आप बोल रहे हो कि हो सकता है कि तुम्हें ये बुक पसंद आए। बुक पसंद आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। तो इसमें क्या हो गई? पॉसिबिलिटी क्या है? कम हो गई, लीस्ट चांसेस हो गए किसी बंदे के उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर अग्री करने के लिए, सहमत होने के लिए। कुड यू ओपन द विंडो, तो ये क्या है? इसमें क्या है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। जब आप किसी को बोलोगे कुड यू ओपन द विंडो, तो वो पर्सन क्या है? विंडो को ओपन कर देगा, काफी ज्यादा चांसेस हैं कि वो विंडो को ओपन कर दे। तो नेक्स्ट है ऑब्लिगेशन। तो ऑब्लिगेशन के लिए आप तीन तरह की मॉडल वर्ब्स यूज कर सकते हो, कुड, शुड और मस्ट। फॉर एग्जाम्पल, यू कुड गो टू स्कूल, ये क्या है? यू शुड गो टू स्कूल, यू मस्ट गो टू स्कूल। इसमें क्या है? यू कुड गो टू स्कूल, आप किसी को एडवाइज कर रहे हो, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए था। ठीक है, आपने सिंपल उसको सजेशन दी है, स्ट्रांगली नहीं बोला। बट जब आप बोल रहे हो यू शुड गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तो आप उसको क्या है? मतलब स्ट्रांगली बोल रहे हो कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। और थर्ड वन इज यू मस्ट गो टू स्कूल, और इसमें उस पर्सन के पास कोई अदर अल्टरनेटिव नहीं है, उसको स्कूल जाना ही होगा। तो जब आप अर्जेंसी की स्टेट्स देखते हो कि अब किसी चीज को करने की कितनी अर्जेंसी है, तो उस केस में आप ये तीन वर्ब्स यूज करोगे, कुड, शुड और मस्ट। अब हम हमारी लास्ट टाइप यानी कि 9 टाइप ऑफ वर्ब्स
फ्रेजल वर्ब्स को डिस्कस करने वाले हैं। क्या होती हैं ये फ्रेजल वर्ब्स, आइए जानते हैं। दे आर मेड अप ऑफ सेवरल वर्ड्स टुगेदर यूजुअली विद द कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब प्लस preposition और वर्ब प्लस एडवर्ब, यानी कि ये बहुत सारे वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनती हैं। यूजुअली ये कॉम्बिनेशन वर्ब प्लस एडवर्ब का होता है या फिर वर्ब प्लस preposition का होता है। आइए हम अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये सभी हमारी फ्रेजल वर्ब्स हैं। ब्रिंग अप, ब्रश अप, पुट ऑफ, कॉल ऑफ, नेवर गिव अप, गेट अप। तो इन सभी को अब हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं। ब्रिंग अप, She decided to bring up the topic at the meeting, यानी कि उसने ये निर्णय लिया कि वो उस पर्टिकुलर टॉपिक को मीटिंग में डिस्कस करने वाली है, यानी कि अपनी क्वेरी को रेज करने वाली है। नेक्स्ट इज ब्रश अप। ब्रश अप का मतलब होता है अपनी जो स्किल्स हैं उनको और ज्यादा इंप्रूव करना बेटर वे में। ब्रश अप योर स्किल्स, अपने स्किल्स को और इंप्रूव करो। पुट ऑफ, ही ऑलवेज पुट्स ऑफ पेइंग हिज बिल्स, यानी कि वह हमेशा ही अपने बिल्स को पे करने में डिले कर देता है। तो पुट ऑफ का मतलब होता है डिले करना, और पुट ऑफ के एक से दो और भी मतलब होते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि पुट ऑफ को आप और किन किन वेज में यूज कर सकते हो। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को कैंसिल कर देना। दे हैव कॉल्ड ऑफ द वेडिंग, यानी कि उन्होंने वेडिंग कैंसिल कर दी। नेवर गिव अप, तो गिव अप हमारी क्या है, फ्रेजल वर्ब है। आपको कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है गेट अप। गेट अप मीन्स उठना। आई यूजली गेट अप एट 5 o'clock, यानी कि मैं अक्सर ही सुबह 5 बजे उठती हूँ। ठीक है, तो ये थी हमारी फ्रेजल वर्ब्स। इनके कोई रूल्स नहीं है, इनके जो मल्टीपल टाइप्स हैं, आप बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स देखोगे और इनको आप बड़े आराम से यूज कर सकते हो। इसमें कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीजें नहीं है कि आपको समझ के ही यूज करना है, बट द थिंग इज कि यू हैव टू मेमोराइज ऑल द फ्रेजल वर्ब्स, नॉट ऑल द। जो भी आपको जरूरी लगे कि हाँ इन फ्रेजल वर्ब्स को मैं यूज करना चाहता हूँ, ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है, तो आप वो कर सकते हो, बट आपको इनको याद ही करना होगा। इसके लिए कोई भी रूल नहीं है कि आपको उस रूल के अकॉर्डिंग चलना होगा। So friends, that's it for today. I hope you really love watching my videos, and if you really love watching my videos, then hit the bell icon, subscribe my channel. I'll see you in the next video.